मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपका 10th चैप्टर जो गद्य का है ना, वो आपको समझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है आत्मकथा। और ये क्या है, एक आत्मकथा है और इसके लेखक है सैयद हैदर रजा। तो ये सैयद हैदर रजा जो है, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा को इस चैप्टर में बताया है ना। तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हमने गद्य में पहले हमने वितान जो बुक पढ़े थे, उसमें हमने 5 चैप्टर पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़े, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसके द्वारा लिखा गया है, कुमार अनुपम मिश्र या कुमार गंधर्व के द्वारा। सेकंड चैप्टर हमने राजस्थान की रजत बूंदे पढ़े है ना। उसके बाद थर्ड हमने उसमें आलवा आंजरी पढ़े। उसके बाद भारतीय गाथा या कहानियां पढ़े। उसके बाद लेखकों का जीवन परिचय पढ़े हमने। अब हम ये जो गद्य पढ़ रहे हैं, उसी में हमारा ये अब लास्ट चैप्टर चल रहा है ना। 10 नंबर का 10-10 पार्ट है, तो 10-10 पार्ट में से हमारा ये 10वां लास्ट चल रहा है। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे नमक का दरोगा, ये एक कहानी थी, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई। फिर सेकंड पढ़े थे हमने मियां नसरुद्दीन, ये शब्द चित्र था, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। फिर हमने पढ़े अपू के साथ 2.5 साल, ये क्या था, संस्मरण, और इसके लेखक थे सत्यजीत राय। उसके बाद हमने 4th चैप्टर पढ़े थे विदाई संभाषण, ये क्या है कि व्यंग और बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद 5th चैप्टर हमने पढ़े थे गलता लोहा, ये क्या थी, एक कहानी शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद स्फीति में बारिश, ये क्या था, एक यात्रा वृत्तांत कृष्णनाथ के द्वारा लिखा गया। उसके बाद देखिए अगला 7 नंबर का हमने पढ़े थे रजनी पटकथा थी, ये मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अगला हमने पढ़े जामुन का पेड़, ये क्या था, एक हास्य व्यंग कृष्णचंद्र के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद हमने 9वें नंबर का चैप्टर पढ़े थे भारत माता, ये क्या था, एक लेख जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। और अब हम 10 नंबर का यानी 10वें नंबर का चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आत्मा का त्याग, आत्मा का ताप। और उसके बाद ये क्या है, एक आत्मकथा है और किसके द्वारा लिखी गई है, सैयद हैदर रजा के द्वारा, जो जिसमें कि उनकी स्वयं की आत्मकथा को उन्होंने बताया है ना। तो आज हम सबसे पहले चैप्टर को पढ़ाने से पहले जीवन परिचय आपको बता देते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1922, ठीक है, 1922 में। और बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में। अधिकतर लेखक कहाँ के होते हैं, उत्तर प्रदेश के, याद रखना पड़ेगा, ये कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के, ठीक है। इन्हें सम्मान मिला, ठीक है, सेकंड वाला, इन्हें सम्मान मिला। कौन कौन सा सम्मान मिला है इन्हें, ग्रेड ऑफ ऑफिसर, ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर आर्ट्स एंड लेटर्स, ये इनको सम्मान मिला है, ठीक है। ये कलाकारों को दिया जाता है, जो कलाकार होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये एक कलाकार थे और उनको ये सम्मान दिया गया। और इनकी मृत्यु जो हुई वह 2016 में हो गई, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, मृत्यु हुई इनकी 2016 में, ठीक है, 2016। अब देखिए जीवन परिचय हम आगे बता रहे हैं आपको। रजा ने, शॉर्टकट में बोला गया है, रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट्स व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की। एक नागपुर से शिक्षा प्राप्त की है ना, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, नागपुर से और मुंबई से, 2 जगह से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। उसके बाद आगे देखिए, भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए। कौन सी सरकार की, फ्रांसीसी सरकार की, यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रांस गए। कब, फ्रांसीसी सरकार की अनुमति पर 1950 में, ठीक है, 1950 में ये कहां पर गए, फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उसमें
सैयद हैदर रजा का नाम महत्वपूर्ण है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, तो इसमें हुसैन, सूजा और रजा का नाम पहली पंक्ति में आता है। ठीक है, इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे हैं, यानी जो ये हुसैन है सैयद हैदर रजा के साथ में, तो वो सबसे ज्यादा घुमक्कड़ इन्हें सभी जगह जाते थे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहता था। सूजा न्यूयॉर्क चले गए। कौन कहाँ चले? तीन जो थे, हुसैन, सूजा और रजा। तो बताया गया है कि हुसैन जो है वो क्या थे, सबसे ज्यादा घुमक्कड़ थे, परंतु वो उनका केंद्र कहाँ है, भारत ही तक गए हैं। सूजा न्यूयॉर्क गए हैं और रजा पेरिस में जाकर बस गए। ये जो है देखिए फिल्म, इसकी चित्र देखिए, ये रजा जो है पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल है। भारतीय भी, क्योंकि भारत मतलब मध्य प्रदेश में जन्मे थे, है ना, तो दोनों कलाओं का मेल इसमें हुआ है, इनकी कलाओं में हुआ है। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहां की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार, यानी कि बाहर तो गए, लेकिन भारत मतलब बाहर की सभ्यता से ज्यादा अधिक उन्हें कौन सी सभ्यता ने प्रभावित किया, भारतीय सभ्यता ने। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनके कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार है। ये बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु भी है। यहाँ यह गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने कराया, है ना। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है, यानी उनके जो बिंदु की तरफ उनका झुकाव किसने किया, उनके जो शिक्षक थे, स्कूली शिक्षक नंदलाल झारिया ने। रजा की कला मतलब कुछ अच्छा चित्र बनाते रहे होंगे, तो उनके जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उन्होंने उन्हें इस ओर झुकाया कि आपको तो बहुत अच्छी कलाकृतियां आती है, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो, तो आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदात्तता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया, भारत में भी और दूसरे देशों में। रुडोल्फ वान लेडेन, पियरे गोदीबेयर, गीती सेन, जाक लासे, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखे हैं। अब देखिए ये इनका जीवन परिचय हो गया, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे। जीवन परिचय 1922 में जन्म, बाबारिया गांव मध्य प्रदेश में। मृत्यु हुई थी 2016 में। सम्मानित ग्रेड ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ये नाम देके पूछ सकता है कि ये किसे सम्मान दिया गया है, 2-3 लेखकों का नाम लिख दिया जाएगा, तो आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इनकी शिक्षा नागपुर और मुंबई में हुई और फ्रांस सरकार ने फ्रांसीसी सरकार ने 1950 में क्या किया, छात्रवृत्ति दिए, तब ये फ्रांस गए, है ना। उसके साथ साथ ही इनके 3 और साथी थे, हुसैन और सूजा, है ना। तो हुसैन जो है सिर्फ बहुत अधिक घुमक्कड़ थे और वो भारत में ही रहे, और सूजा जो है न्यूयॉर्क चले गए, और ये जो है रजा वो कहाँ चले गए, पेरिस में जाकर बस गए। परंतु भारतीय जो बाहर की सभ्यता है उसका इन पर कम ही असर हुआ जितना इन्हें भारतीय सभ्यता का असर इन पर अधिक हुआ। और बिंदु या कलाकारी की ओर आगे बढ़ाने में इनके जो शिक्षक है, स्कूल के शिक्षक नंदलाल झारिया, उनका बहुत योगदान रहा है ना। अब देखिए यहाँ दिया गया पाठ सैयद रजा की आत्मकथा पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है ना। इनकी जो आत्मकथा है उसका, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। मतलब बोला गया है कि ये अंग्रेजी से थी, परंतु इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, मधु बी जोशी ने किया। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक संघर्ष, यानी कि कोई भी काम का जब हम करते हैं तो एकदम सरल नहीं रहता है, वो पहले क्या होता है, कठिन लगता है हमको, तो वैसे ही इनको कलाकारी करने में पहले क्या हुआ, संघर्ष करना पड़ा। सफलताओं के बारे में बताया है, बहुत सारी जो कठिनाई आई उसके बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मकता, बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें इनमें बहुत रोचक व सहज शैली से उभर कर आई है। मतलब उन्होंने किस तरह कलाकारी की, और शुरू में उनको जो क्या संघर्ष आया, जैसे कि वो अपू के 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल जब फिल्म
सत्यजीत राय की जो 2.5 साल तक चली वो फिल्म पांथेर पांचाली, उसमें कितनी सारी कठिनाइयां आई ना फिल्म को बनाने में। वैसे ही ये जो कलाकार हैं रजा, सैयद हैदर रजा, तो वो कलाकारी करते थे, कलाकारी करते करते उनको जो जो कठिनाइयां आई है ना, उन कठिनाइयों के बारे में उन्होंने अपनी इस आत्मकथा में बताया है ना। तो इस आत्मकथा को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कैसे प्रथम में आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता मिली, डिक्टेंशन जिसको बोलते हैं ना वो, इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गई, यही हमारा गोंदिया है ना। महीने भर ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली, यानी इनको स्कॉलरशिप मिलती गई। ये सितंबर 1943 की बात है, अंडरलाइन करेंगे है ना। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र दे दिया। गवर्नमेंट स्कूल जो अमरावती का था उससे मैं निकल गया कहते हैं। जब तक मैं मुंबई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। जब मैं मुंबई पहुंचा तो जे स्कूल जो था वहां पर एडमिशन बंद हो गया था। दाखिला मतलब होता है एडमिशन, है ना। उसके बाद देखिए, दाखिला हो भी जाता, दाखिला यानी क्या होता है एडमिशन, और दाखिला अगर हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा ना हो पाता। 75% उपस्थिति बोलते हैं ना स्कूल में भी, कि सभी छात्र को सभी स्टूडेंट को 75%, 75% उपस्थिति अनिवार्य है। तो वैसे इनको अगर दाखिला बोलते हैं, एडमिशन हो भी जाता तो 75% उपस्थिति नहीं हो पाती। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की, यानी ड्राइंग के शिक्षक बनने के लिए। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए, और अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोजा शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर की श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, ऑफिस में। फिर मैं, दफ्तर यानी होता है ऑफिस, है ना। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट्स क्लब जाता, यानी नौकरी भी करता और फिर पढ़ने के लिए मैं वहां जाता। फिर जेकब सर्कल, जहां भाई के एक परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे दी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूं, तो तुम वहां सो सकते हो, है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अपना व्यवस्था जो है वो कर ली, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। वह दिन मैं कमरे में लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ते में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा, तो यहाँ से आपको घटना जो है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो इतना आपको पढ़ के रखना है, जीवन परिचय, और उसके बाद फिर ये चैप्टर को आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, और मीनिंग आप बीच बीच में लिखते जाएंगे, और फिर उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर देंगे। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।